वेलकम बैक टू द चैनल हेल्प मी आउट। आज का हमारा वीडियो लेक्चर टॉपिक है बीटी कॉटन। इसमें हम पढ़ेंगे बीटी कॉटन क्या होता है, इसको डेवलप क्यों किया गया, इसका मैकेनिज्म क्या है और इंडिया में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो स्टार्ट करते हैं कॉटन के साथ। कॉटन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप है इंडिया में, और ये कंट्रीब्यूट करता है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में दूसरे फाइबर क्रॉप्स के कंपैरिजन में। एंड द सेकंड पॉइंट इज बीटी कॉटन ऑक्यूपाइड 95% एरिया ऑफ द कॉटन। और बीटी कॉटन की वजह से ही इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर कंट्री बन चुका है, और ये टोटल कॉटन प्रोडक्शन का 1/4 कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम पहले की बात करें तो बीटी कॉटन से पहले जो कॉटन की ईल्ड थी वो काफ़ी कम थी दूसरी कंट्रीज़ के ईल्ड प्रोडक्शन के कंपैरिजन में। बट बीटी कॉटन के इंट्रोडक्शन के बाद जो ईल्ड इंक्रीज़ हुई वो विदिन 6 to 8 ईयर्स के बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, जिससे कि ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया इंडिया। और तो सेकंड क्वेश्चन ये हमारे दिमाग में ये आता है कि क्या बीटी कॉटन एक हाइब्रिड वैरायटी है या फिर हाई यील्डिंग वैरायटी है जिससे कि यील्ड इंक्रीज हुई है। बट ऐसा नहीं है। बीटी कॉटन क्या करता है, ये उस फैक्टर को ही कम कर देता है जिसकी वजह से पहले यील्ड डिक्लाइन हो रही थी। ठीक है। तो एक जो मेजर इंसेक्ट होता है कॉटन के फील्ड में जो कि इसकी क्रॉप को बहुत बहुत एडवर्सली डैमेज करता है, वो है पिंक बॉलवर्म। ठीक है। ये इंसेक्ट कॉटन के फील्ड को लगभग 80% तक डैमेज कर देता है, और उसकी जो मोस्ट डेंजर स्टेज होती है वो होती है कैटरपिलर। इस स्टेज में ये जब कॉटन इमेच्योर स्टेज में होता है तो ये उस पूरी बॉल को डैमेज कर देता है। यहाँ पर थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस कैटरपिलर ने इसके पूरे फाइबर को कैसे डैमेज कर दिया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो कॉटन क्रॉप में उसका जो इकोनॉमिक पार्ट होता है दैट इज़ अ क्वालिटी ऑफ फाइबर। जितना ज़्यादा अच्छा कॉटन का फाइबर का स्ट्रेंथ होगा, उसका लेंथ होगा, उतना ही उसकी प्राइसेस अच्छे होंगे। वैसे तो बहुत से इंसेक्टिसाइड अवेलेबल है मार्केट में बॉलवर्म को किल करने के लिए, बट इसके कंट्रोल के लिए जो उसका रेट ऑफ एप्लीकेशन है वो बहुत लार्ज अमाउंट में फार्मर्स को अप्लाई करना पड़ता है, जिससे कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाता है फार्मर्स का। और अगर हम ज़्यादा अमाउंट में कोई भी पेस्टिसाइड हम अप्लाई करते हैं क्रॉप्स पे तो ये कहीं ना कहीं क्रॉप को हार्म करता है, एज वेल एज इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट इसका सॉइल पे भी पड़ता है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए बीटी कॉटन को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। अब है कि बीटी कॉटन क्या होता है। बीटी कॉटन इज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है जिसमें जीन को मॉडिफाई किया गया है। मीन्स इसमें एक जीन को ऐड किया गया है इस प्लांट के अंदर जो कि प्रोड्यूस करता है एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड को जो कि बॉलवर्म को किल करता है। ठीक है। अब ये जो बीटी कॉटन नाम है तो इसका नाम किस पे रखा गया है। बीटी कॉटन मीन्स, बीटी मीन्स जो जिस बैक्टीरिया से इस जीन को हमने निकाला है, ठीक है, उस बैक्टीरिया को बोलते हैं बैसिलस thuringiensis। ठीक है। ये एक सॉइल बैक्टीरिया है और इसमें से हमने जीन को इंसर्ट एक्सट्रैक्ट किया है और फिर उसको बीटी कॉटन में ट्रांसफ़र किया है। तो जो जीन हमने ट्रांसफ़र किया है उस पर्टिकुलर जीन का नाम है क्राइवन जीन। ठीक है। ये काफ़ी आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है कि वो कौन सा जीन जीन रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि बॉलवर्म को किल करता है। ठीक है। तो है क्राइवन जीन। अब जो बीटी टॉक्सिन होता है ये इंसेक्टिसाइड जो है वो सभी इंसेक्ट के लिए इक्वली इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है। दिस इज ओनली इफेक्टिव फॉर दी दोज इंसेक्ट जो कि इस ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के अंडर में आते हैं या फिर कॉलिप्टेरा ऑर्डर के अंडर में आते हैं। ठीक है। बट मेनली ये किल करता है बॉलवर्म्स को जो कि सबसे ज़्यादा कॉटन क्रॉप्स को हार्म करते हैं। तो बीटी कॉटन के जो पहले ट्रायल्स लगे थे वो पहले यूएस में इसके ट्रायल्स लगे जो सबसे पहले अप्रूव हुए थे, और इंडिया में बीटी कॉटन 2002 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। इसको मॉन्सेंटो और माइको की कोलैबोरेशन से इंडिया में लाया गया था। ठीक है। अब जो जीन बीटी कॉटन के अंदर प्रेजेंट है वो एक ऐसा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो किल करता है बॉलवर्म को। उस टॉक्सिन को बोलते हैं एंडोटॉक्सिन। ठीक है। बिकॉज वो इंसेक्ट की बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है। ठीक है। दैट्स वाई वी कॉल इट एंडोटॉक्सिन। और ये क्रिएट करता है सुसाइडल इफेक्ट। ठीक है। अब ये कैसे सुसाइडल इफेक्ट क्रिएट करता है इंसेक्ट बॉडी में ये हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे कि बीटी कॉटन क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो ये जितना प्रोसेस है ये पॉसिबल होता है थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो थोड़ा सा जेनेटिक इंजीनियरिंग का पोर्शन समझ लेते हैं।
ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस है जिसमें कि जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ये हम क्यों करते हैं? ये किया जाता है उस एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस लाने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमें सपोज हमें किसी प्लांट की हमें हाइट ज़्यादा चाहिए, तो हम जिस प्लांट की ऑलरेडी हाइट ज़्यादा है उसका हाइट के रिस्पॉन्सिबल जीन को उस प्लांट में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये और कभी कभी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं कि कभी हमें किसी कैरेक्टर के या किसी हमें एक्सप्रेशन को हमें सप्रेस करना होता है। ठीक है, तो भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जैसे कि ट्रांसजेनेसिस। ट्रांसजेनेसिस उस प्रोसेस को बोलते हैं जो कि जीन ट्रांसफ़र की प्रोसेस है, और ट्रांसजीन वो पर्टिकुलर जीन जिसको कि इंसर्ट किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि बीटी कॉटन में CRY1AC जीन। ठीक है, और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हो गया हमारा बीटी कॉटन। ठीक है, जिसमें कि हम फाइनली जीन को इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये तो थी जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस। अब ये कैसे होती है पॉसिबल? तो यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के जिसके थ्रू हम जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट प्लांट के केस में जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो है हमारे पास एग्रोबैक्टीरियम मेथड। ठीक है, इस मेथड्स को प्लांट्स में जीन ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब ये जानते हैं कि इस मेथड्स को ज़्यादा क्यों यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने अपने सराउंडिंग्स में इस टाइप के प्लांट्स कभी देखे होंगे जिसमें कि एक्सेस ग्रोथ होगी, या तो उसके मिडिल स्टेम के मिडिल में होगी या फिर उसके बॉटम में होगी। तो ये जो ओवर ग्रोथ हो रही है प्लांट की, ये एक डिजीज़ है। ठीक है, ये एक पैथोजेनिक डिजीज़ है जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है, और इस डिजीज़ को बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज़। ठीक है, अब वो बैक्टीरिया क्या कौन सा है? वो बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। ठीक है, इस बैक्टीरिया की वजह से ही वो पेड़ों में जो ओवर ग्रोथ होती है वो इसकी वजह से होती है। अभी देखते हैं ये बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन ये कैसे डिजीज़ को कॉज करता है। ठीक है, इसमें जो स्पेशलिटी होती है इस बैक्टीरिया में वो होती है कि इसमें एक लार्ज प्लाज्मिड पाया जाता है जिसको हम टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं। टीआई प्लाज्मिड मीन्स ट्यूमर इंड्यूस प्लाज्मिड। ठीक है, इसमें एक डीएनए होता है, ट्रांसफरेबल डीएनए, जो कि जैसे कि डीएनए डबल स्ट्रैंड होते हैं, तो इसमें एबिलिटी होती है कि एक सिंगल स्ट्रैंड को ट्रांसफ़र कर सकता है किसी दूसरे सेल में। ठीक है, अब इसको यहाँ पर समझते हैं कि ये बैक्टीरिया जैसे कि मैंने बताया एग्रोबैक्टीरियम इज़ अ सॉइल बैक्टीरिया। ठीक है, ये सॉइल में प्रेजेंट है, राइजोस्फीयर में प्रेजेंट है, और अगर प्लांट में कोई वुंड होता है, ठीक है, इट मे बी ड्यू टू द मैकेनिकल इंजरी और पैथोजेनिक इंजरी। ठीक है, तो प्लांट क्या करेगा? प्लांट कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स को सिक्रिएट करेगा जो कि सिग्नल के रूप में बैक्टीरिया तक पहुंचते हैं, और बैक्टीरिया फिर उसमें प्लांट की साइड को मूव करता है। ठीक है, और वुंड साइड में वो जो बैक्टीरिया वो वहाँ पर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, और एक्यूमुलेट होने के बाद बोथ, ठीक है, जो बैक्टीरिया एज वेल एज द प्लांट सेल्स दे कम क्लोज टू ईच अदर, और फिर जो ये ट्रांसफ़र डीएनए होता है, ठीक है, ये एक पाथ क्रिएट करता है और ट्रांसफ़र हो जाता है प्लांट के जीनोम में। ठीक है, जहाँ पे ये इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा ज़्यादा डीपली से समझने के लिए ये ट्यूमर फाइनली कैसे बनता है, ठीक है, ये एक्सेस ग्रोथ कैसे होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो डायग्राम है टीआई प्लाज्मिड का, इसको देखते हैं। जो इसमें ये टी डीएनए है, ठीक है, ट्रांसफरेबल डीएनए, यहाँ पे कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंड्यूस करने के लिए ग्रोथ हार्मोन्स को, लाइक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड ओपाइन। ठीक है, ये तीनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ को इंड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब बैक्टीरिया ने प्लांट सेल के अंदर अपना ये ट्रांसफरेबल डीएनए भी इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो जिससे की वजह से उसमें ऑक्सिन इंक्रीज़ हो रहा है, साइटोकाइनिन इंक्रीज़ हो रहा है, और प्लांट के भी अपने हार्मोन्स होते हैं जो कि इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ओवर ग्रोथ हो जा रही है ऑक्सिन की भी, साइटोकाइनिन की, जिसकी वजह से यहाँ पर ये ट्यूमर लाइक शेप हो जाती है प्लांट्स में। ठीक है, यहाँ पे प्लांट्स की ओवर ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, तो ये जो एबिलिटी है इस बैक्टीरिया की, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन की, इसी को साइंटिस्ट ने यूज़ किया है जीन ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, बिकॉज इस बैक्टीरिया में एबिलिटी है, ये अपना एक स्ट्रैंड्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, तो यहीं पर साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने जो ये ओवर ग्रोथ वाला पार्ट होता है ट्रांसफ़र डीएनए, इसको रिमूव कर दिया।
ठीक है, इसको रिमूव कर दिया और यहाँ पे जो भी हमारा डिज़ायरेबल ट्रेट होता है, जो भी हमें जीन इंसर्ट करना है उसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और फिर इसको प्लांट सेल के साथ कल्चर करवाते हैं। ठीक है, इसी वजह से एग्रोबैक्टीरियम को जीन ट्रांसफ़र के लिए और हम कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो आई होप आप ये सब समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीटी कॉटन की। ठीक है, बीटी कॉटन में प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। ठीक है, ये इसका प्लाज्मेट हो गया और यहाँ से वो जो ऑक्सिन साइटोकाइनिन जो वो साइट थी उसको रिमूव करके यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट को इंसर्ट किया गया है। ठीक है, फिर उसमें जो भी हमारा डिज़ायर्ड ट्रेट होता है, ठीक है, जैसे कि हमने बीटी कॉटन में हमने क्या किया है, हमने जीन लिया है बैसिलस थ्यूरिजेंसिस से। ठीक है, जो कि एक टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो जीन हमने यहाँ से इसमें इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, और इंसर्ट करने के बाद फिर हमने उसको ये यहाँ पे दोबारा से उसको प्लांट सेल के साथ उसको कल्चर किया प्लांट सेल के साथ और फिर टिश्यू कल्चर की हेल्प से उसको प्लांट सेल में इंसर्ट किया। ठीक है, और इस टाइप से हमारा जो बीटी कॉटन का प्लांट था वो डेवलप हो जाता है। अब देखते हैं फाइनली कि इंसेक्ट को कैसे किल करता है। ठीक है, हमने जीन को ट्रांसफ़र किया कॉटन प्लांट के अंदर। ठीक है, कॉटन प्लांट को ग्रो किया फील्ड में। ठीक है, उसमें इंसेक्ट का अटैक हुआ, इंसेक्ट ने उसको फीड किया। तो जैसे ही इंसेक्ट उसको फीड करता है और वो प्रोटीन उसकी बॉडी में इंसर्ट होता है, उसके गट में इंसर्ट होता है, तो वहाँ पर वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अब आप ये बोल सकते हैं कि वो जब हम किसी बैक्टीरिया के अंदर से उस जीन को निकाल रहे हैं जो कि हार्मफुल है और टॉक्सिन को वो रिलीज़ करता है, तो वो उसके लिए हार्मफुल क्यों नहीं है। ठीक है, तो वो उसके लिए हार्मफुल क्यों इसलिए नहीं है क्योंकि बैक्टीरिया की बॉडी में वो इनएक्टिव स्टेज में रहता है। ठीक है, बट वो जैसे ही इंसेक्ट की बॉडी के अंदर आता है वो एक्टिव स्टेज में जाता है। क्यों होता है, क्योंकि इंसेक्ट की जो गट का पीएच होता है वो एल्कलाइन होता है। ठीक है, तो एल्कलाइन कंडीशन में आके वो डिसोसिएट हो जाता है और पूरे गट्स में आके मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद वो एक्टिव हो जाता है और पूरे उसमें मिलकर वो फिर एक्टिव होकर क्रिस्टल फॉर्म में आके फिर टॉक्सिन रिलीज करता है। ठीक है, और ये टॉक्सिन होता है ये फिर जो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं उसमें बाइंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेल की जो ये रिसेप्टर्स होते हैं ये उसमें बाइंड कर जाता है प्रोटीन। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर प्रोटीन ये यहाँ पे बाइंड होता है इंसेक्ट फीडिंग करना स्टॉप कर देता है। ठीक है, और कुछ टाइम बाद ये जो ये उसकी जो इंसेक्ट की सेल्स होती हैं वो डिस्टर्ब होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो भी उसके आयन्स होते हैं वो लीक हो जाते हैं। ठीक है, और आयन लीक की वजह से जितने स्पोर्स होते हैं उस बैक्टीरिया के, वो स्पोर्स जो इंसेक्ट की एंटायर बॉडी होती है उसमें प्रोलिफरेट हो जाते हैं। ठीक है, जर्मिनेट हो जाते हैं जिससे कि इंसेक्ट की फाइनली डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से जो बीटी कॉटन होता है वो कैसे इंसेक्ट को किल करने में यूज़ होता है। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि बहुत सारी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप अभी तक वर्ल्ड वाइड डेवलप हो चुकी हैं, जिसमें से कि कुछ हैं आपके ये सोयाबीन, मेज, कैनोला, टोमेटो, ब्रिंजल। इनमें से कुछ क्रॉप्स तो फॉरेन कंट्रीज़ में कंज्यूम भी की जाती हैं, बट इंडिया में सिर्फ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिशन दी है जिस जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स को, वो है बीटी कॉटन। और वो इस वजह से दी है बिकॉज बीटी कॉटन को हम कंज्यूम नहीं करते हैं। ठीक है, इसका यूज़ सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में होता है और इसको कंज्यूम नहीं किया जाता, तो इसका ह्यूमन हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट जो अदर फूड क्रॉप्स हैं इसको इसलिए परमिशन नहीं मिली है क्योंकि इनमें जीन को ट्रांसफ़र किया गया है किसी बैक्टीरिया से। तो ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर उसके जीन में कुछ मॉडिफिकेशन आए या फिर वो ह्यूमन हेल्थ के लिए कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ह्यूमन पे डाले, ह्यूमन बॉडी पे। तो इस वजह से अभी किसी भी क्रॉप को इंडिया में परमिशन नहीं मिली है ग्रो करने की। और जैसा कि बीटी कॉटन भी बहुत टाइम से इंडिया में कंटिन्यूस ग्रो होता जा रहा है, तो जिसकी वजह से जो पेस्ट है, जो बॉलवॉर्म है, उसने भी रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है इस टॉक्सिन के अगेंस्ट। तो ये अब उतना इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं करता है बॉलवॉर्म के ऊपर। और सेकेंड ड्रॉबैक ये है बीटी कॉटन का कि जैसा कि इंडिया में फार्मर्स इसको ओपन कंडीशन में ग्रो करते हैं,
तो उसके जो पॉलेंस हैं वो दूसरी क्रॉप के साथ मिलकर दूसरी क्रॉप को कंटामिनेट कर सकते हैं, और जिससे कि जो नेचुरल प्रोसेस है जीन फ्लो का वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बीटी कॉटन। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।